जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 जवानों की जान चली गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। भारतीय सेना ने 13 सितंबर को किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त अभियान शुरू किया। मुठभेड़ के चलते बटोटे किश्तवाड़ राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक अन्य ऑपरेशन में कठुआ के खंडारा में 2 आतंकियों को भारतीय सेना के जवानों ने मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और किश्तवाड़ में ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना खतरे को बेअसर करने की अपने प्रयास जारी रखे हुए है। मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। सबसे पहले अरे यहीं आएंगे भाई, यहीं आएंगे। स्पीच चल रही है, स्पीच चल रही जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बनाया था। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दवाई की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जीवन देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली है, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की।
सुल्तानपुर की डकैती के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव का परिवार शुक्रवार 13 सितंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिला। इस दौरान परिवार वालों ने पुलिस की तरफ से जारी वीडियो को झूठा बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके परिवार का भी पुलिस ने अपने मन मुताबिक वीडियो बनवाया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने दबाव डालकर वीडियो रिकॉर्ड किया। लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय में मुलाकात के बाद मंगेश की बहन, मां और पिता ने अखिलेश यादव को अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा कि मंगेश को पुलिस ने घर से उठाकर फर्जी एनकाउंटर में उसकी हत्या कर दी। पुलिस के जरिए परिवार का उत्पीड़न किए जाने की जानकारी भी इन लोगों ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को दी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। जौनपुर के गांव अगरौरा, थाना बक्सा से आए मंगेश यादव के पिता राकेश यादव और मां शीला देवी, साथ ही बहन प्रिंसी यादव ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अखिलेश यादव को दी। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के सर्राफ की दुकान पर 28 अगस्त 2024 को लूट हुई थी। 2 सितंबर 2024 की रात 2 बजे करीब पुलिस मंगेश को घर से उठाकर ले गई। परिवार का कहना है कि 3-4 सितंबर 2024 को दिन में पुलिस घर आई और कहा कि पूछताछ हो रही है, तुम्हारा लड़का छोड़ दिया जाएगा। 5 सितंबर 2024 को फर्जी एनकाउंटर दिखाकर मंगेश की हत्या कर दी, ये इल्जाम भी परिवार लगा रहा है। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि जाओ, सुल्तानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में लाश रखी है, ले आओ। पीड़ित परिजनों ने बताया कि पुलिस ने जबरदस्ती दबाव डालकर हम लोगों का वीडियो बनाया, जिसमें झूठ के सिवा कुछ नहीं है। जो वीडियो पुलिस प्रसारित कर रही है उसमें दबाव में उनसे मन माफिक बयान दिलवाया गया है। पूरा गांव सच्चाई बता रहा है। मंगेश को जबरदस्ती अपराधी बताकर पुलिस एनकाउंटर कर वाहवाही लूट रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार वालों को भरोसा दिया है कि उनके बेटे की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का नया तरीका है, किसी को भी उठाओ, झूठी कहानी बनाओ और परिवार पर दबाव डालकर सच का ही एनकाउंटर कर दो। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में एनकाउंटर आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा और साथ ही पीडीए के विरुद्ध अन्याय का आंकड़ा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों पर यूपी में हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपनी आवाज उठाती रहेगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मेयर की गाड़ी का चालान कट गया है। चालान सड़क पर नहीं बल्कि मेयर के ऑफिस में खड़ी गाड़ी का कटा है। गाड़ी के नंबर प्लेट पर नंबर की जगह बॉस लिखा हुआ था। एक दबंग टीआई ने शिकायत मिलने के बाद मेयर मैडम की गाड़ी का चालान काट दिया। मेयर बीजेपी की हैं। इस कार्रवाई के बाद खंडवा में एक सियासी घमासान छिड़ गया है। कार्रवाई के दौरान मेयर की गाड़ी के आसपास कांग्रेस के पार्षद और निगम में नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर भी मौजूद रहे, जिन्होंने खड़े रहकर ट्रैफिक टीआई को इस काम में सहयोग किया। यही नहीं, जब मेयर की गाड़ी के ड्राइवर को चालान की रिसिप्ट देने और उसकी फीस अदा करने के लिए आवाज लगाई गई, तब वहां कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता दीपक राठौर ने ही चालान की रकम ट्रैफिक पुलिस को अदा कर दी। बीजेपी महापौर का ये वाहन शासकीय वाहन है, जो उन्हें नगर निगम की ओर से पद की गरिमा को देखते हुए दिया गया है। वहीं इस वाहन पर नंबरों की जगह बॉस लिखा हुआ प्रतीत होता था। खंडवा नगर निगम में शुक्रवार को निगम की साधारण सभा बुलाई गई थी। इस दौरान जहां निगम के सभागार में हंगामा चल रहा था, तो वहीं निगम परिसर में भी कांग्रेस पार्षदों सहित नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर हंगामा कर रहे थे। दरअसल ये हंगामा निगम परिसर में खड़ी महापौर की गाड़ी को लेकर था, जिसपे एक फैंसी नंबर था। उस प्लेट पर लिखे नंबर इस तरह से लिखे गए थे कि वे अंग्रेजी के बॉस शब्द दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद इसकी सूचना ट्रैफिक थाना पुलिस को दी गई। मौके पे पहुंचे ट्रैफिक टीआई सौरभ कुशवाहा ने भी महापौर के वाहन के नंबर प्लेट को नियम के विरुद्ध पाया। इसके बाद ट्रैफिक टीआई ने मौके पर ही महापौर की गाड़ी का चालान खुद अपने हाथों से ही काट दिया। हालांकि इस चालान को अदा करने के लिए महापौर की गाड़ी के ड्राइवर को आवाज लगाई गई, लेकिन वह मौजूद नहीं था, जिसके बाद आसपास खड़े कांग्रेस पार्षद और निगम के नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करते हुए खुद अपनी जेब से ही 500 रुपए का चालान अदा कर दिया।
गौरतलब है कि खंडवा नगर निगम में बीजेपी की महिला महापौर अमृता अमर यादव उस वाहन का इस्तेमाल करती हैं जिसका चालान काटा गया है। वहीं ये वाहन शासकीय वाहन होकर महापौर को नगर निगम की तरफ से इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, जिस पर वाहन के सामने की तरफ महापौर की नेम प्लेट के साथ ही उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में वाहन क्रमांक 8055 को इस तरह से लिखा गया था कि वह अंग्रेजी के बॉस अक्षर की तरह दिख रहा है। आज ममता बनर्जी ने 2 लाख रुपया हर्जाना की भी घोषणा की है। मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि आप पिछले साल इसी महीने में कितने लोग मारे गए थे, इसका आप ब्यौरा निकालें। तब आपने की उसलिए लोगों को पैसा नहीं दिया, मुआवजा नहीं दिया। अगर आज लोग मर रहे हैं उसका मुआवजा आप दे रहे हैं, और उस समय लोग मरे थे उसको मुआवजा आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? आज सवाल उठता है। आज जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे है, लेकिन सारे सीनियर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। तो आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं जनता को, आप कोशिश करें जनता को उस्काने के लिए डॉक्टरों के खिलाफ। टीएमसी की तरफ से एक ऑडियो रिलीज किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर्स का जो कर्तव्य है उससे किसी तरह का हमला या कोई बड़ी साजिश नहीं। देखिए, जो ऑडियो कुणाल घोष ने निकाला, सबसे पहला सवाल ये है कि कुणाल घोष के पास है और रिकॉर्डिंग कैसे पहुंचा? हमारे डीजीपी बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं पहुंचता, सीआईडी के पास नहीं पहुंचता, पुलिस के पास नहीं पहुंचता, कुणाल घोष के पास पहुंच जाता है। तो कुणाल घोष को पार्टी का स्पोक्स पर्सन छोड़ के रॉ का एजेंट करके पाकिस्तान भेजना चाहिए उनको। एक और वीडियो उन्होंने रिलीज किया है जिसमें जूनियर डॉक्टर्स बीजेपी ऑफिस में बैठे हैं। उनका सवाल है कि नहीं, रिलीज की भी कुछ बात नहीं है। आप जाइए, उन्होंने ये ओपन एंड शट केस है, उन्होंने हमसे आग्रह किया था कि वॉशरूम यूज करेंगे, तो रास्ते में वॉशरूम जाएंगे क्या? हमने अलाउ किया। कुणाल घोष को भी अगर वॉशरूम की जरूरत पड़ेगी हमारे पार्टी ऑफिस के सामने, तो हम इनकार नहीं करेंगे। ही इज ऑल्सो वेलकम टू यूज आवर वॉशरूम। शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी शुभ काम हो बंगाल के लिए अच्छा है, जनता के लिए अच्छा है। डॉक्टर लोग वो लोग हम लोग का प्रोटेस्ट विरोध कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स लोगों को मैं बोलूंगा कि बीजेपी की कोई भी नेता को, शुभेंदु अधिकारी हमारे विरोधी दल नेता है, एलओपी है, कोई भी नेता को डॉक्टर्स के आंदोलन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो अगर हेल्प मांगते हैं हम हेल्प करते हैं, जैसे उन्होंने वॉशरूम मांगा वॉशरूम दिया हमने, और कुछ नहीं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि एक तरफ वो बोल रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल आंदोलन चल रहा है। कल सीएम के ऑफिस जाने के वक्त एक नक्सलाइट लीडर वहां पे खड़ा होकर उनके मंच से भाषण दिया, तो वो बोल रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं कि नक्सलाइट लीडर हाउ कैन ही एबल टू डिलीवर द लेक्चर फ्रॉम द डायस? इज ही ए नॉन पॉलिटिकल एंटिटी? वो क्या नॉन पॉलिटिकल आदमी है क्या? दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि घरों में एसी कूलर सब बंद हो गए हैं। कई लोगों के यहाँ तो ये कहना शुरू हो गया है कि सितंबर में ठंड का एहसास होने लगा है। दिल्ली ही नहीं, देश के कई और राज्य हैं जहाँ जमकर बारिश हो रही है। आइए जानते हैं दिल्ली एनसीआर समेत राज्यों का कैसा मौसम का हाल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में झमझमाकर बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को करीब पूरा दिन ही बारिश होती रही, जिसका सीधा असर घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर रहा। कई जगहों पर जल भराव की खबरें आईं। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित रही। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग राज्यों में कैसा मौसम है, तो मौसम विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में आज मौसम ने वापस करवट बदली है। बारिश का दौर अब थम सकता है। इसका मतलब है दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा हो जाएगा। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में झमझमाकर बारिश का अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश के कई इलाके बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में एक दो जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। वैसे भी देश के कई हिस्सों में मानसून बेहद एक्टिव हो गया है, जिसके चलते बारिश का दौर थमता नहीं दिख रहा है। राजधानी के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार के दिन कई इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद बादल छाए रहने से मौसम विभाग की ओर से अधिक बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। इस दौरान दिल्ली में मध्यम और दक्षिण भागों में जमकर बरसात हुई। आज भी कई इलाकों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब आज कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। हालांकि आज के बाद बारिश का दौर थम सकता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। दिल्ली में दिन में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ऐसे में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश के कारण कुल 31 सड़कों पर ट्रैफिक रोक दिया गया। इन सड़कों पर परिवहन बंद रहा। मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में शनिवार तक मध्यम बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी की है। आज भी राज्य में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी है। उत्तराखंड की बात करें तो अधिकांश क्षेत्रों में शुक्रवार को भारी बारिश से बुरा हाल रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में तेज बारिश के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। करीब 150 लोगों को उनके मकानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर राज्य भर में शुक्रवार को स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में कई जिलों में झमाझम बरसात हुई। राजधानी लखनऊ में भी बारिश से जुड़ी 10 घटनाएं सामने आई। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के भी कई इलाकों में बीते 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बादल गरजने की संभावना जताई है। अंडमान की फेमस जगह पोर्ट ब्लेयर को आप अभी तक पोर्ट ब्लेयर के नाम से जानते होंगे, लेकिन अब इस नाम से यहाँ घूम नहीं पाएंगे। जी हाँ, बता दें कि मोदी सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा है। अब से इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है। उनका कहना है कि हमने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि देश को गुलामी के हर प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के लिए पीएम मोदी के इस संकल्प से प्रेरणा लेकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम रखा है। शाह ने लिखा कि पहले के नाम में औपनिवेशिक विरासत थी। विजयपुरम स्वतंत्रता संग्राम में हासिल की गई जीत और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हमारे स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास में अद्वितीय स्थान है। ये द्वीप क्षेत्र जो कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था, आज हमारी रणनीतिक और विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनने के लिए तैयार है। ये वह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को पहली बार फहराया था, और वह सेल्युलर जेल भी है जहां वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। बता दें कि काला पानी के नाम से मशहूर सेल्युलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है। भारत में अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस जेल का इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया गया था। यहाँ कई सेनानियों को रखा गया, जैसे गत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बैकुंठेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला और विनायक दामोदर सावरकर। अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या वंदूर राष्ट्रीय उद्यान एक समुद्री जीवन संरक्षण क्षेत्र है जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य में 12 द्वीपों का एक समूह शामिल है जो एक भूल भुलैया के आकार में स्थित है। यहाँ आप कछुए और कई प्रजातियां देख सकते हैं। इसके अलावा बताते चले कि केंद्र सरकार अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम लगातार बदल रही है। पहले केंद्र सरकार ने रोज आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पर किया था। इसके अलावा नील आइलैंड को शहीद द्वीप और हेवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह के
21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की थी। बता दें कि अंडमान निकोबार में द्वीपों का अभी तक नामकरण नहीं हुआ था, लेकिन पीएम मोदी ने इन द्वीपों को एक नई पहचान दी है और इसी कड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है लॉरेंस बिश्नोई भले ही तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग आज भी बाकायदा ऑपरेट हो रही है। चाहे मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का इल्जाम हो या फिर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में गैंग वॉर, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम गाहे बगाहे सामने आ ही जाता है। ताजा मामला दिल्ली का है। जी हाँ, साउथ दिल्ली का पॉश इलाका ग्रेटर कैलाश पार्ट 1। एक जिम मालिक अपने जिम के बाहर 12 सितंबर गुरुवार रात खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। इसी दौरान एक चेक शर्ट पहने हुए लड़का आता है और बड़े आराम से टहलते टहलते जिम मालिक के करीब पहुंचता है और फिर शर्ट में अंदर दबी पिस्टल निकाल धाएं 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 ताबड़तोड़ फायरिंग। जिम मालिक वहीं गिर जाता है। अफगानी मूल के जिस जिम मालिक की हत्या कर दी गई, उसका नाम नादिर शाह बताया जा रहा है। पुलिस को ग्रेटर कैलाश में करीब 6 से 8 राउंड फायरिंग की सूचना मिली। नादिर को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत करार दे दिया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में सीधे अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआत में पुलिस को ये गैंगवार से जुड़ा मामला लग रहा है। नादिर का दुबई में भी कारोबार है, वहीं उस पर कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे। नादिर रोहित चौधरी गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और दिल्ली का रोहित चौधरी गैंग लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर विरोधी गैंग है। वहीं चर्चा ये भी है कि मरने वाला शख्स नादिर शाह पुलिस की मुखबिरी भी करता था और उसका गैंगबाजों के साथ भी उठना बैठना था। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो गया, जिसमें नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के विदेश में बैठे खास गुर्गे रोहित गोदारा के नाम से है, जिसमें लिखा है, जो आज दिल्ली में नादिर का मर्डर हुआ वो हमने कराया। जो हमारे भाई तिहाड़ में हैं, समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधों में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने उसे मरवा दिया। जो भी हमारे किसी दुश्मन का साथ देगा उसका यही हाल होगा। हमारे जो भी दुश्मन है वो तैयार रहें, जल्द ही मुलाकात होगी। हालांकि इस वारदात के बाद शुक्रवार 13 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन नादिर को मारने वाला शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस भले ही इस मामले में कुछ खास बोलने से बच रही हो, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में गैंगवार तेजी से बढ़े हैं। 18 जून को दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके के बर्गर किंग आउटलेट में रात करीब 9:30 बजे 2 बदमाशों ने अमन नाम के शख्स को गोलियों से भून दिया था। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और उसके भाई नवीन बाली ने ली थी। पुलिस के मुताबिक यह हत्या एक पुरानी दुश्मनी के चलते अंजाम दी गई। देखा जाए तो दिल्ली में हुए बड़े गैंगवार के पीछे सीधे या फिर घूम फिरकर लॉरेंस गैंग का नाम आता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस इनकी गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है। मारे गए जिम संचालक नादिर शाह मामले में आरोपी गैंग तक पहुंचकर हत्यारों को सामने लाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं गैंगवार की आहट से फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली सहमी हुई है। असम के कामरूप जिले में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान भीड़ और पुलिस की झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भीड़ तितर बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि भीड़ के हमले से कई अधिकारी और सुरक्षा कर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी।
असम के सोनापुर अंचल कार्यालय की पुलिस टीम गुरुवार को कोचटोली गांव में जमीन खाली कराने गई थी। प्रशासन का दावा है कि इस जमीन पर बंगाली भाषी मुस्लिम ग्रामीण अवैध रूप से कब्जा किए थे। इन्हें पहले भी एक बार यहां से हटाया जा चुका है, लेकिन इन्होंने दोबारा यहां कब्जा कर लिया था। इसलिए प्रशासन की एक टीम पुलिस ने इन्हें हटाने पहुंची। इसी दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई। धारदार हथियार लाठियों से किया गया था हमला। असम के एक अधिकारी के मुताबिक टीम जब कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रही थी, उसी वक्त बड़ी संख्या में वहां इकट्ठी हुई महिलाओं और ग्रामीणों ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार, लाठी, पत्थरों से हमला कर दिया। इससे एक मजिस्ट्रेट और 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल गुरुवार को असम के कामरूप जिले के सोनापुर कचुटाली इलाके में भीड़ ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी और एक सरकारी अधिकारी घायल हो गया। ये घटना तब हुई जब सरकारी अधिकारियों और पुलिस की एक टीम इलाके में बेदखली अभियान यानी कि अतिक्रमण हटाने का आकलन करने गई थी। इसी दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ ने अधिकारियों और पुलिस के ऊपर धावा बोल दिया, जिससे वहीं अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की अंधाधुंध फायरिंग। इस दौरान लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। उसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान भीड़ के हमले में सोनपुर राजस्व मंडल के सर्कल अधिकारी नितुल खतनियार घायल हो गए। उन्होंने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो लगभग 1500 लोगों ने उन्हें 2 तरफ से घेर लिया और पथराव करना शुरू कर दिया और टीम पर हमला किया। आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है। हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है। आइए हम राजभाषा को मजबूत करें। प्रिय देशवासियों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। ये 75 साल की यात्रा हिंदी के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के 2 पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बांग्ला हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और विगत 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश, समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने
कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है। हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। और संविधान सभा की जो स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो। हिंदी को मजबूत करने से इस सभी भाषाओं में एक प्रकार का लचीलापन भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और एक समाहितता के संस्कार के साथ सभी भाषाएं हमारे संस्कृति, इतिहास, साहित्य, व्याकरण और हमारे बच्चों के संस्कार को भी आगे बढ़ाएगी। अतः मैं सभी देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि हिंदी दिन पर आइए हम संकल्प करें, हिंदी को मजबूत करें, हिंदी के साथ साथ हमारी स्थानीय भाषा को भी मजबूत करें और राजभाषा विभाग का जो ये काम है, ये काम को आपका समर्थन करिए। फिर से एक बार आप सभी को हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम राजभाषा को मजबूत करें। वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को गुजरात में अहमदाबाद से गांधीनगर तक मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। ये विकास गुजरात के शहरी परिवहन नेटवर्क में जिसमें प्रधानमंत्री जी सेक्टर 1 स्टेशन से फ्लैग ऑफ करेंगे ट्रेन को और गिफ्ट सिटी तक उस ट्रेन में यात्रा करेंगे। जो हमारा फेज़ 2 है वो फेज़ 1 की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक हम जो अहमदाबाद फेज़ 1 में गाड़ियाँ चला रहे हैं वो गैसपुर से लेकर मोटेरा तक जो गाड़ी आ रही थी, अब वो गाड़ी सीधी गांधीनगर में आएगी। इस मेट्रो विस्तार का हिस्सा गुजरात की शहरी परिवहन योजना का एक अहम हिस्सा है, जिसमें बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम BRTS भी शामिल है। BRTS और मेट्रो नेटवर्क को इस तरह जोड़ा गया है कि यात्री बस, ट्रेन और भविष्य की बुलेट ट्रेन का आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि हम अगर बात करें BRTS की, तो रानीप हुआ, वाडच हुआ, AEC हुआ, वहाँ के बस के पैसेंजर्स डायरेक्टली मेट्रो पकड़ सकते हैं, मेट्रो के पैसेंजर्स बस विजिट कर सकते हैं। इसी तरह रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में गांधीग्राम, कालूपुर, साबरमती, इनका कनेक्शन रेलवे के साथ किया गया है। सिमिलरली बुलेट ट्रेन जब बन जाएगी तो बुलेट ट्रेन का भी कालूपुर और साबरमती में इंटरचेंज पॉइंट होगा। ट्रैफिक जाम को कम करने और प्रदूषण के स्तर को घटाने पर जोर देते हुए
मेट्रो सिर्फ एक आधुनिक सुविधा ही नहीं बल्कि ग्रीन इनिशिएटिव की ओर एक पहल भी है। जैसे जैसे सरकार स्वच्छ और टिकाऊ शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, मेट्रो इस योजना का एक जरूरी हिस्सा है। પેલો મેટ્રોમાં ટ્રાફિકની કોઈ ઝંઝટ નહીં, છેક યુનિવર્સિટીથી આવું છું, હું ગુજરાત યુનિવર્સિટીથી છેક વસ્ત્રાલ જવાનું છે, વિધિન 20 મિનિટમાં પહોંચી જઈશ। આમ બસમાં કે ઓટોમાં જાઉં તો 1.5 થી 2 કલાક થાય, એટલે ટાઈમની બચત જ બચત, અને એકદમ એસીમાં બેસવાનું, એકદમ ફ્રેશ થઈ શાંતિથી જઈએ। અમેઝિંગ એક્સપિરિયન્સ સર। ट्रैफिक से काफ़ी राहत मिल गई है, मौसम में काफ़ी गर्मी में है, सर्दी में है, बहुत बढ़िया सुविधा हुआ है। मैं मेट्रो को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गुजरात सरकार जैसे जैसे स्थायी शहरी विकास पर जोर दे रही है, इसमें मेट्रो एक आधुनिक और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम बन गया है, जिससे पर्यावरण के साथ साथ यात्रियों को भी लाभ मिल रहा है। स्वागत है हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, जिनका डंका न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में ही बजता है, ऐसे लोकप्रिय नेता हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का इस चंद्रभागा क्षेत्र में स्वागत है। हमारा पूरा चंद्रभागा शहीदों की भूमि है, वीरों की भूमि है। ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं और हम सब लोग चंद्रभागा निवासी उनका स्वागत कर रहे हैं। करूंगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, गजय सिंह जी से, दलीप परिहार जी से, राकेश ठाकुर जी से, और मैं खुद प्रधानमंत्री जी को चुन्नी भेंट करके उनका स्वागत करना चाहूंगी। संवेदनशील मसले हैं, इनको समय रहते सुलझा लिया जाए, ताकि ऐसा समय ना आए कि जनता को सड़क पर उतरना पड़ जाए इन मसलों का फैसला करवाने के। आज मंडी व्यापार मंडल ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बाजार बंद रखने की कॉल दी है। जो भी हमारी देवभूमि हिमाचल में कुछ 2-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस वजह से जनता को सड़क पर उतरना पड़ा, उसी समर्थन में हम लोगों ने भी आज 9 से 11 जो है बंद का ऐलान किया है। हमने किसी भी समाज के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति ये बंद नहीं किया है। हमने सिर्फ सरकार और प्रशासन को एक मैसेज देने के लिए ये बंद किया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हिमाचल में देवभूमि में आ रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया जाए जिससे कि उनको एक यूनिक आईडी इशू की जा सके, ताकि वो किसी के घरों में काम करने जा रहे हैं या दुकान किराए पे लेने जा रहे हैं तो देने वाले के लिए बड़ा आसानी हो उस यूनिक आईडी को देखकर कि ये लोग जो हैं जेन्युइन लोग हैं और भारतीय लोग ही हैं। जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि आज के टाइम पे घुसपैठिए भी काफ़ी जो है पूरे हिमाचल में और इधर उधर घुस चुके हैं। तो उसी के लिए हमने सरकार से और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि एक यूनिक आईडी इशू करके इन लोगों को, ताकि आम जनता के लिए भी सहूलियत हो।
और दूसरा जैसे कि हमारा मंडी वाला ये मस्जिद वाला मुद्दा था जिसमें कि अतिक्रमण को लेकर बात हो रही है, वो ठीक है, वो प्रशासन और सरकार का विचार करने वाला मसला है। पर हमारी उनसे निवेदन है कि ये मसले समय रहते, संवेदनशील मसले हैं, इनको समय रहते सुलझा लिया जाए ताकि ऐसा समय ना आए कि जनता को सड़क पर उतरना पड़ जाए इन मसलों का फैसला करवाने के। गाजियाबाद का ये वीडियो काफी चौंकाने वाला है। वीडियो में जिस तरह एक शख्स को बुरी तरह पीटा जा रहा है, आपको लगेगा कि शायद मासूम दुकानदार को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न ये दुकानदार मासूम है और ना ही ये लोग बेवजह उसकी पिटाई कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लौनी बॉर्डर पर खुशी जूस कॉर्नर के नाम से एक दुकान है। दुकान पर लोगों ने आरोप लगाया है कि वो लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाता था, जिसे लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी दुकान से एक प्लास्टिक की कैन को भी जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लौनी बॉर्डर के एएसपी भास्कर वर्मा ने मामले की जानकारी दी और बताया कि पुलिस को जूस में पेशाब मिलाने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर पुलिस लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र स्थित खुशी जूस कॉर्नर की दुकान पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने जूस की दुकान से एक बड़ी बोतल बरामद की है, जिसमें कथित तौर पर पेशाब भरा हुआ मिला है। कैन में मिले पेशाब को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। आज दिनांक 13/9/2024 को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर के इंदिरापुरी चौकी क्षेत्र में जनता के द्वारा सूचना दी गई कि एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में बने खुशी जूस कॉर्नर के मालिक आमिर अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को जूस में उन्हें पेशाब मिलाकर दे रहा था। जैसे ही ये खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों के बीच हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जूस में यूरिन मिलाकर पिलाने की जानकारी पुलिस को दी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी की दुकान से करीब 1 लीटर पेशाब मिला है। हालांकि इस गिरफ्तारी से पहले जूस में पेशाब मिलाकर बेचने वाले दुकानदार की पिटाई भी कर दी गई। दरअसल इस घटना के बाद से लोगों में काफी रोष और आक्रोश था। गुस्साए स्थानीय निवासियों ने जूस की दुकान लगाने वाले दुकानदार को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले किया। घटना के दौरान इस मारपीट का किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल हो रहे वीडियो पर लोग इस दुकानदार की हरकत पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभिमन्यु सिंह नाम के यूजर ने लिखा, वास्तव में नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। अजय जहांगीर नाम के एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोग सभ्य समाज में रहने लायक नहीं हैं, जेल ही इनका घर होना चाहिए। तो वहीं भानु नामदेव नाम के शख्स ने लिखा कि इन जैसे नीच लोगों की वजह से जो अच्छे होंगे उन लोगों को भी नफरत का सामना करना पड़ेगा। अयोध्या में हुआ शर्मनाक अपराध। 9 लोगों ने किया दलित युवती के साथ गैंगरेप। पुलिस ने युवती को ही ठहराया गलत। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम करने वाली एक दलित युवती के साथ गैंगरेप होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने कैंट थाना पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा कि जांच में ये बात सामने आई है कि अलग अलग दिन जब युवती अपने परिचित युवक से मिलने गई थी, तब युवती के दोस्त और उसके साथियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई
तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। युक्ति का आरोप है कि रिलेशन में रह रहे उसके दोस्त और उसके साथियों ने उसके साथ कई बार गैंगरेप किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर अलग अलग जगहों पर कई दिन दुष्कर्म किया। इस मामले में 2 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन पुलिस ने उसे और उसके परिवार को मीडिया से दूर रहने के लिए धमकी दी। वहीं पीड़िता ने बताया कि मैं श्री राम जन्मभूमि में काम करती हूं। इस घटना के बाद से मेरा काम भी छूट गया। पीड़िता ने वारदात को लेकर बात करते हुए बताया कि उसकी एक लड़के से दोस्ती हुई थी। उसके बाद वो रिलेशन में आ गए, लेकिन लड़का अचानक अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर मेरे साथ जबरदस्ती की और जब मैंने भागने की कोशिश की, इस दौरान मेरे सिर पे भी चोट लग गई, जिससे मैं बेहोश हो गई। उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद वो लोग मुझे गेस्ट हाउस से एक गैराज पर ले गए। वहाँ भी उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया और मेरा वीडियो बना लिया, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। युक्ति ने आगे कहा कि वह लोग मुझे ब्लैकमेल कर बार बार अपने पास बुलाते थे। मैंने डर की वजह से पहले घर पर और पुलिस को इस बारे में नहीं बताया। 22 अगस्त 2024 को वो लोग जन्मभूमि आए और मुझे अपने पास रखा और 24 की रात में मुझे छोड़ा है। इसके अलावा 28 अगस्त 2024 को जब पीड़िता एप्लीकेशन देने महिला थाना जा रही थी, तब भी आरोपियों ने फोन कर उसे डराया धमकाया और कहा कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तुम्हारी बहनों के साथ भी होगा, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और डर की वजह से युक्ति लौट आई। इसके बाद 31 अगस्त को युक्ति जब फिर एप्लीकेशन देने महिला थाना गई तो पुलिस ने कहा कि वो सारी घटना झूठ है, जो एप्लीकेशन में लिखा है वो सही नहीं है। युक्ति का कहना है कि पुलिस ने उसे ही गलत बताया और कहा कि वो लड़के ऐसा नहीं कर सकते। युक्ति ने आगे बताया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब मैं एसएसपी ऑफिस गई। इसके बाद वहां से आदेश हुआ। महिला थाना और कैंट के एसएचओ को बुलाया गया और कहा गया कि मेरा केस दर्ज किया जाए। हम वहां 2 बजे से बैठे थे, लेकिन पुलिस ने 9 बजे हमारा केस दर्ज किया और रात 11 बजे मेरा मेडिकल हुआ। 36 घंटे मुझे थाने में बैठाने के बाद भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई।